हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के प्रीवियस ईयर सेट हल करेंगे, जो सेट नंबर 3 है और पेपर कोड है 824। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए आज का पहला सवाल। पहले भाग 1 देखते हैं। इसमें आपको 7 क्वेश्चन फिजिक्स के और 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 7 क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण में। देखिए अवतल दर्पण की बात कर लें तो ये हो गया अवतल दर्पण आपका। इसमें एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और इसमें ये ध्रुव ले लेते हैं। ये आपका पोल हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, और यहाँ पर आधे दूरी पर होता है फोकस। वक्रता केंद्र का आधा दूरी ले लेंगे तो फोकस मिलेगा आपको। ये फोकस हो गया। आभासी प्रतिबिंब और आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, तो वस्तु को फोकस और बीच में रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वो आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण सही हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और बात कर लें तो देखिए अवतल दर्पण केवल तभी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए। यानी फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को कहीं पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है, लेकिन वस्तु का आकार प्रतिबिंब से बहुत बड़ा होता है। यानी कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है और वस्तु बड़ी रहती है, और प्रतिबिंब छोटा बनता है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान आकार का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो तीनों कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों कंडीशन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। वो दर्पण था, अब ये लेंस पूछा है। तो लेंस की बात कर लें तो उत्तल लेंस से किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई वस्तु छवि आभासी, सीधा और आवर्धित यानी बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकीर्णन द्वारा होता है, प्रकीर्णन द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है ये बताना है। क्या जल में होती है, कांच में होती है, हीरे में होती है, निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसमें बात कर लें तो जल में प्रकाश की चाल 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर सेकंड, और हीरे में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, तो निर्वात में होता है। आपका निर्वात सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीनों विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में, तो विद्युत धारा एक ही समान रहेगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी क्रम में जोड़े तो धारा का मान सभी प्रतिरोधों में एक ही रहता है, और पार्श्व क्रम में जोड़े यानी समांतर श्रेणी में जोड़े तो धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है और वहाँ पर विभवांतर समान होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो विभवांतर की इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, तो इन दोनों दिशाओं के लंबवत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री के अब सवाल देखते हैं। एल्केनों का समान सूत्र होगा। तो एल्केनों का समान सूत्र क्या होगा? तो एल्केन की बात कर लें, एल्केन, तो एल्केन का जो सूत्र होगा वो CnH2n+2 होगा। एल्कीन की बात कर लें तो एल्कीन का सूत्र जो होगा CnH2n होता है एल्कीन का, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो ये आपका एल्काइन का सूत्र हो गया, और ये एल्केन का सूत्र हो गया, और ये एल्कीन का सूत्र हो गया। तो इसमें आपको एल्केनों का सामान्य सूत्र बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस बना लीजिएगा, ये प्लस है, मिस प्रिंट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्केनों का सूत्र CnH2n+2 होता है, ये वाला सूत्र आपका सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी बताना है। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच जो अंतर होता है CH, और उनका जो आणविक भार होता है वो 14 होता है। 14 अणु सूत्र जो होता है, अणु भार जो होता है वो 14 होता है, और सभी सदस्यों की जो संरचना होती है समान होती है। सभी सदस्यों का जो क्रियात्मक समूह होता है वो भी समान होता है। सभी यौगिकों का बनने का तरीका भी समान होता है। सभी सदस्यों के गुण समान होते हैं। तो ये समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बात कर लें तो इसमें C2H2 और C3H4, इनके बीच का अंतर देखें तो इनके बीच का अंतर देखें तो CH2 है, तो इनके बीच के अंतर CH2 होना चाहिए। तो ये समजातीय श्रेणी हो गया। और इसमें बात कर लें तो इसका क्रियात्मक समूह अलग है, इसका भी क्रियात्मक समूह अलग है। ये OH एल्कोहल हो गया और CHO एल्डिहाइड हो गया। तो ये क्रियात्मक समूह अलग हो गए, तो ये नहीं होगा। CHO और CH3CHO, इनके क्रियात्मक समूह एक ही हैं, CHO और CHO। तो ये एक समजातीय श्रेणी हो जाएगा, क्योंकि इनके क्रियात्मक समूह समान हैं, और जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एल्डिहाइड है CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें बात कर लें तो पहला और तीसरा समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें पहला और तीसरा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अंतर है CH2 का है, और इसमें क्रियात्मक समूह बराबर है, एक समान है। तो इसलिए पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? ठंडे जल के साथ पोटेशियम होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पोटेशियम।
शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य पीएच वाला विलयन कौन सा होता है? तो विलयन इसमें बात कर लें पीएच का मान तो 7 पर उदासीन होता है, उदासीन होता है। और इधर अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो इसमें बात कर लें तो अम्लीय शून्य पीएच वाला विलयन होता है तो अम्लीय होता है। इधर जाएंगे तो ये शून्य की ओर जाएंगे, यानी कि शून्य जो पीएच होगा जिसका वो अम्ल होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और शून्य पीएच HCl का होता है, सांद्र HCl का पीएच शून्य होता है। तो ये HCl क्या है? अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान शून्य हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो कौन सा यौगिक बनता है देख लेते हैं। CO2 प्लस H2O, जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बनेगा। तो ये कौन सा यौगिक बना यहाँ पर देखिए, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। क्या है? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो इसमें ग्लूकोज बनेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूकोज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? तो इस अभिक्रिया में देखें तो कुछ इसमें मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 3 रहेगा, 3 यहाँ पर, और यहाँ पर रहेगा CaO, यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर CaO। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा इसको बताना है। तो CH3COONA ये है आपका, और अब CH4 उत्पाद में बना है और Na2CO3 बना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो ये वाला उत्पाद आपको मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया से तो मीथेन मिलेगा और आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपभाग 3 देख लेते हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो फ्लोएम का कार्य आपका हो जाएगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से हो जाती है? तो मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो इसमें बात कर लें तो जिबरेलिन पादप हार्मोन्स है। बाकी थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये जंतु हार्मोन्स है, और ए जो बी है, जो बी जिबरेलिन उपादक हार्मोन्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यूटरी पीयूष ग्रंथि से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर होता है? तो पराग कोश के अंदर परागकण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्प का जनन अंग है, तो पुष्प का जनन अंग आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो पैरावैगनिक किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, पैरावैगनिक किरणों से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।